वेब कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल WCI क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं नाइलिट ओ लेवल की जुलाई 2026 परीक्षा के लिए जो चौथा मॉड्यूल है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, उस मॉड्यूल के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको हम इसी तरीके से प्रतिदिन एक क्लास के माध्यम से लाते रहेंगे और उन क्वेश्चंस को कोशिश करेंगे मैक्सिमम क्वेश्चन को एग्जाम तक कवर करने की। तो जिसकी आज फर्स्ट क्लास है या आईओटी की हम फर्स्ट क्लास एक तरीके से कवर कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जिसका पहला क्वेश्चन मिल जाता है, व्हाट डज आईओटी स्टैंड फॉर? आईओटी का मतलब क्या है, यानी कि आईओटी का फुल नेम पूछा जा रहा है। तो जैसा कि आईओटी का फुल नेम क्या है, इंटरनेट ऑफ टेक्नोलॉजी या इंटरनेट ऑफ ट्रांसलेटर या इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो आईओटी का मतलब है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जहां पर वस्तुएं क्या होती हैं, नेटवर्क से जुड़ती हैं, यानी कि जो वस्तुएं होती हैं वो नेटवर्क या इंटरनेट से जुड़ करके काम करती हैं। और जब वो नेटवर्क से जुड़ती हैं तो वो क्या बना रही हैं, इंटरनेट बना रही हैं। इसीलिए क्या बोला गया कि वस्तुएं जो इंटरनेट के बेस पर काम कर रही हैं, या एक तरीके से आईओटी को अगर हम देखते हैं तो आईओटी की टर्म्स को सबसे पहले किसके द्वारा परिभाषित किया गया, या आईओटी की टर्म को किसके द्वारा परिभाषित किया गया था? तो केविन एस्थन के द्वारा परिभाषित किया गया था। आईओटी को केविन एस्थन के द्वारा परिभाषित किया गया था तथा आईओटी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो क्या करती है, मशीनों में ऑटोमेशन लागू करती है। तो इस तरीके से अगर पूछा जाता है ऑटोमेशन के लिए कौन सी तकनीक है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, आईओटी। क्योंकि आईओटी कोई एक तकनीक नहीं है, आईओटी क्या है, तकनीकियों की तकनीक है जिसके अंदर मल्टीपल टेक्नोलॉजी क्या हो जाती है, इंक्लूड हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आईओटी? निम्नलिखित में से कौन सी आईओटी की विशेषता नहीं है? स्केलेबिलिटी, इंटरऑपरेबिलिटी, कनेक्टिविटी या इंडिविजुअलिटी। तो जैसे कि यहाँ पर जो विशेषता नहीं है पूछा जा रहा है, कौन सी विशेषता नहीं है, इंडिविजुअलिटी विशेषता इसकी नहीं है। बाकी तीनों क्या है, इसकी विशेषताएं हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखते हैं इंट्रोपेबिलिटी, इंट्रोपेबिलिटी का मतलब होता है कि जैसा कि इसकी विशेषताओं में एक टर्म और मिल जाती है, हेट्रोजेनिटी। तो जहाँ पे क्या हो जाता है कि मल्टीपल डिवाइसेस हैं, जैसे कि हमारा एक आईओटी इकोसिस्टम बना हुआ है जिसमें एक मशीन, दूसरी मशीन, तीसरी मशीन, चार मशीन। तो ये जो चारों मशीनें हैं वो आपस में क्या हो सकती हैं, इंटरकनेक्ट हो सकती हैं। और जब ये आपस में इस तरीके से इंटरकनेक्ट हैं, ये एक आईओटी इकोसिस्टम बन रहा है। लेकिन ये जरूरी नहीं है ये सारी मशीनें एक जैसा ही काम कर रही हों या एक पर्पस के लिए ही हों। फिर भी क्या है, ये जो सभी मशीनें हैं ये एक दूसरे से बातचीत करने में सक्षम है। तो इंटरऑपरेबिलिटी का मतलब जब अलग अलग प्रकार की डिवाइस से क्या होती हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेशन या संचार करने में सक्षम होती है, तो वो कौन सी उसकी विशेषता हो जाती है, इंटरऑपरेबिलिटी हो जाती है। अगला कनेक्टिविटी, तो जहां पर डिवाइस से क्या होती हैं, प्रॉपर एक दूसरे से कनेक्ट रहती हैं। स्केलेबिलिटी भी इसकी विशेषता है। तो इंडिविजुअलिटी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टेक्नोलॉजी इज कॉमनली यूज्ड फॉर वायरलेस कम्युनिकेशन इन आईओटी डिवाइसेस? आईओटी डिवाइस में वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए आमतौर पर किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है? तो जैसा कि अगर हम वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए हम देखते हैं तो कई प्रकार के कम्युनिकेशन मिल जाते हैं, कई प्रकार की तकनीकियां मिल जाती हैं, जिन तकनीकों के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, वायरलेस कम्युनिकेशन करा सकते हैं। वाईफाई, जिसके माध्यम से हम वायरलेस कम्युनिकेशन करते हैं, जिगबी भी है, ब्लूटूथ भी है। तो इस तरीके से क्या हो जाता है, ऑल ऑफ द ऑप्शंस या ऑल ऑफ अबव, ये सभी ऑप्शंस में जो दिए गए हैं टेक्नोलॉजी, ये सारी टेक्नोलॉजी कैसी हैं, वायरलेस टेक्नोलॉजी है, जिनके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, वायरलेस संचार कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच लेयर ऑफ द आईओटी आर्किटेक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेटा प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस? आईओटी आर्किटेक्चर की कौन सी लेयर होती है जो डेटा प्रोसेसिंग और डेटा विश्लेषण के लिए जिम्मेदार होती है? तो डेटा प्रोसेसिंग कौन सी लेयर करती है, डेटा का विश्लेषण कौन सी लेयर करती है? और इसी के साथ साथ में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर मल्टीपल लेयर्स मिल जाती हैं, नेटवर्क है, एप्लीकेशन है, बिजनेस है, या परसेप्शन लेयर है। तो कौन सी लेयर होती है? तो जैसा कि ये एप्लीकेशन नहीं, हमें प्रोसेसिंग लेयर, अगर हम देखते हैं एक लेयर होती है जो कौन सी होती है, प्रोसेसिंग लेयर होती है। तो जो प्रोसेसिंग लेयर होती है वो किसके लिए, डेटा को प्रोसेस करने और उसका विश्लेषण करने के लिए जिम्मेदार होती है। परसेप्शन लेयर का मतलब कौन सी होती है, फिजिकल लेयर जिसे कहते हैं। परसेप्शन लेयर या फिजिकल लेयर इसे बोला जाता है
जिस लेयर पर कौन काम करता है, तो जैसे कि सेंसर काम करता है, तो एक तरीके से इस लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो जाती है, डेटा को कलेक्ट कराना। नेटवर्क लेयर क्या करती है कि जो एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक डेटा भेजने के लिए या सेंड करने के लिए जिम्मेदार होती है, एक तरीके से नेटवर्क को स्टैब्लिश करने के लिए सक्षम होती है। तो इस तरीके से डेटा को प्रोसेसिंग किया जाएगा, डेटा का विश्लेषण किया जाएगा किस लेयर पर, प्रोसेसिंग लेयर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ सेंसर इन आईओटी डिवाइस? आईओटी डिवाइस में सेंसर का क्या मकसद, क्या उद्देश्य होता है, किस उद्देश्य के लिए आईओटी में सेंसर का प्रयोग किया जाता है? टू कंट्रोल एक्चुएटर, एक्चुएटर को कंट्रोल करने के लिए, तो या नहीं हो सकता है टू प्रोवाइड यूजर इंटरफेस, यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करने के लिए, टू स्टैब्लिश वायरलेस कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने के लिए, या मेजर एंड डिटेक्ट चेंज इन द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट में होने वाले बदलावों को डिटेक्ट करने के लिए या मापने के लिए। तो डी ऑप्शन सही हो जाता है कि हम सेंसर का प्रयोग करते हैं कि हमारे परिवेश या पर्यावरण या एनवायरनमेंट में होने वाले जो बदलाव हैं, उन बदलावों को क्या किया जा सके, डिटेक्ट या मापा जा सके कि क्या बदलाव हुए हैं। वही अगर हम अदर कंपोनेंट देखते हैं, तो स्टैब्लिश वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, वायरलेस टेक्नोलॉजी, जैसे कि हम वाईफाई, ब्लूटूथ वगैरह का यूज करते हैं। टू कंट्रोल एक्चुएटर, एक्चुएटर को कंट्रोल करने के लिए क्या यूज किया जाता है, तो उसके लिए कंट्रोलर यूज किया जाता है, ना कि सेंसर यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन आईओटी एप्लीकेशन? निम्नलिखित में से आईओटी एप्लीकेशन का उदाहरण है। तो आईओटी एप्लीकेशन कौन है? डिजिटल कैमरा एक आईओटी डिवाइस है या आईओटी एप्लीकेशन के अंतर्गत आता है। ठीक उसी तरीके से अगर हम देखते हैं तो आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर यह आईओटी के अंतर्गत आता है या नहीं आता है, वीडियो गेम आता है, गेम कंसोल आता है या नहीं, स्मार्ट होम ऑटोमेशन। तो आईओटी का एक अच्छा उदाहरण यहाँ पर सबसे रिलेवेंट फिलहाल अगर हम डिजिटल कैमरे को ले लेते हैं, ये भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा रिलेवेंट कौन सा मिल जाता है, स्मार्ट होम ऑटोमेशन मिल जाता है, क्योंकि सीधा सा प्रोसेस है। आईओटी जो टेक्नोलॉजी होती है, एक जो आईओटी होती है, ये क्या करती है, वस्तुओं को स्मार्ट बनाती है। और स्मार्ट बनाने का मतलब वो किस पर आधारित हो जाती हैं, ऑटोमेशन आधारित हो जाती हैं। वो ऑटोमेटिक कार्य करने, बिना मानव हस्तक्षेप करने, मानव हस्तक्षेप के कार्य करने में सक्षम हो जाती हैं। लेकिन कोई भी डिवाइस स्मार्ट कब बनेगी या बिना मानव हस्तक्षेप के कब काम कर पाएगी, जब उसके अंदर क्या होंगे, कंट्रोलर, ये सारी चीजों के साथ साथ में आवश्यक तरीके से सेंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोटोकॉल इज कॉमनली यूज्ड फॉर डिवाइस टू डिवाइस कम्युनिकेशन इन आईओटी? आईओटी में डिवाइस टू डिवाइस कम्युनिकेशन के लिए आमतौर पर किस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है? जैसे कि डिवाइस टू डिवाइस कम्युनिकेशन कराना हो अगर, तो इसके लिए कौन सा प्रोटोकॉल हम यूज करते हैं? तो इसके लिए यूज किया जाता है MQTT प्रोटोकॉल। और MQTT का फुल नेम क्या होता है? मैसेज क्विक टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। और फिर उसके बाद TCP आता है। TCP क्या करता है अगर हम देखते हैं, तो TCP एक तरीके से मैसेज को टुकड़ों में तोड़ता है और उसे डेस्टिनेशन तक भेजता है। HTTP क्या करता है? वेब की इंफॉर्मेशन को एक्सेस और ट्रांसमिट करने के लिए होता है। तो इस तरीके से डिवाइस टू डिवाइस कम्युनिकेशन कौन कराता है? MQTT कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द प्राइमरी कंसर्न रिगार्डिंग आईओटी सिक्योरिटी? आईओटी सिक्योरिटी को लेकर के मुख्य चिंता क्या है? जैसे कि अगर आईओटी सिक्योरिटी को लेकर के अगर हम देखते हैं, जो हमारी मुख्य चिंता रहती है वो क्या रहता है? डिवाइस मालफंक्शन, डिवाइस की खराबी होना या डिवाइस खराब हो जाना, लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी, हमें यह चिंता रहती है कि हमारी डिवाइस के अंदर एक लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी है, या उससे कहीं ज्यादा चिंता रहती है कि हाई पावर कंजप्शन की ये डिवाइस जो है वो अधिक पावर खा रही है, पावर अधिक कंजप्ट कर रही है, या उससे अधिक चिंता रहती है अनऑथराइज्ड एक्सेस। तो इन चारों में से सबसे ज्यादा जो हमारे लिए क्या रहती है, जो है चिंता रहती है, वो क्या है? अनऑथराइज्ड एक्सेस, कि किसी अनऑथराइज्ड पर्सन के द्वारा उस डिवाइस को या उस डेटा को एक्सेस ना किया जा सके। तो यही क्या है, सबसे बड़ी चिंता रहती है सिक्योरिटी को लेकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ द क्लाउड इन आईओटी? आईओटी में क्लाउड की भूमिका क्या है? टू प्रोवाइड पावर टू आईओटी डिवाइस। ये जो क्लाउड होता है वो आईओटी डिवाइस को पावर एक तरीके से प्रोवाइड कराता है, या पावर प्रोवाइड कराने के लिए हम क्लाउड का यूज करते हैं। टू इनेबल वायरलेस कम्युनिकेशन बिटवीन आईओटी डिवाइसेस, या आईओटी डिवाइसेस जो हमारे पास हैं उनके बीच में वायरलेस कम्युनिकेशन कराने के लिए हम क्लाउड का यूज करते हैं। या टू स्टोर एंड एनालाइज डेटा फ्रॉम आईओटी डिवाइस। तो आईओटी डिवाइस से प्राप्त किया गया डेटा को स्टोर करना, एनालाइज करना, ये किसका काम होता है? ये काम होता है क्लाउड का।
अगर यहाँ पे दिया जाता है टू प्रोवाइड अ पावर टू आईओटी डिवाइस को पावर कौन प्रोवाइड कराएगा? तो पावर प्रोवाइड कराने के लिए जैसे कि आप का सेंसर ले सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर क्या हो जाएगी, मापने की क्षमता हो जाएगी पावर एक तरीके से सेंसर के माध्यम से। उसी की तरह अगर कंट्रोलर लगा हुआ है तो उसके अंदर एक प्रकार से क्या है, डिवाइस चीजों को कंट्रोल करने की क्षमता हो जाएगी। अगर हम इनेबल टू वायरलेस बी ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं तो इसके लिए वायरलेस प्रोटोकॉल जो होते हैं या वायरलेस टेक्नोलॉजी जैसे कि वाईफाई वगैरह हैं, ये क्या करती हैं, आईओटी डिवाइसों के बीच में वायरलेस कम्युनिकेशन बनाती हैं। तो इस तरीके से क्लाउड की भूमिका क्या रहती है आईओटी में? डेटा को स्टोर करना और उसका विश्लेषण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ आईओटी? निम्नलिखित में से आईओटी का संभावित फायदा क्या है? तो पोटेंशियल बेनिफिट हमें आईओटी का क्या मिल जाता है? इम्प्रूव इफिशियंसी एंड प्रोडक्टिविटी, या हमारी इफिशियंसी एंड प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करता है या बढ़ाता है, या हायर कॉस्ट रिड्यूस कंजप्शन। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो कौन बेनिफिट हमारे लिए है? इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, ये हमारी उत्पादकता एफिशिएंसी दोनों चीजों को क्या करता है, बढ़ाता है। लेकिन बी ऑप्शन को देखते हैं तो यहाँ पे हायर कॉस्ट एंड रिड्यूस कंजप्शन, कंजप्शन कम कर रहा है लेकिन कॉस्ट बढ़ा रहा है, तो कॉस्ट बढ़ाना कोई एक तरीके से बेनिफिट नहीं है, एक वो किस में चला जाएगा, नुकसान की तरफ मूव हो रहा है। लिमिटेड एक्सेसिबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, जब यहाँ पे लिमिटेड आ जा रहा है कि हमारे पास स्केलेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी लिमिटेड होगी, तो ये भी क्या है, बेनिफिट नहीं है, एक तरीके से कि डिसएडवांटेजेस यानी कि नुकसान की तरफ मूव हो रहा है। इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी एंड मेंटेनेंस, मेंटेनेंस को बढ़ावा देना, कोई बेनिफिट नहीं निकल रहा है बल्कि ये किस तरफ मूव हो रहा है, ये नुकसान की तरफ मूव हो रहा है। तो इस तरीके से बेनिफिट क्या है, इंप्रूव एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इज कॉमनली यूज्ड फॉर लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क इन आईओटी? आईओटी में लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है? तो जैसे कि अगर आपको लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क पर कम्युनिकेशन करना है तो उसके लिए जिगबी क्या करता है, शॉर्ट रेंज पे काम करता है। वाईफाई ये भी एक तरीके से शॉर्ट रेंज पे काम करता है। ब्लूटूथ ये भी कम दूरी पे काम करता है। लेकिन जो यहाँ पर एक तरीके से देखेंगे तो ऑप्शन आपका क्वेश्चन से ही निकल के आ रहा है, लो पावर के लिए क्या कर लेंगे, LORA। तो यहाँ पे जिसे कहते हैं लोरा वैन, LORA वैन जो होगा ये क्या हो जाएगा, लो पावर वायरलेस एरिया नेटवर्क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द मेन बेनिफिट ऑफ एज कंप्यूटिंग इन आईओटी? आईओटी में एज कंप्यूटिंग का मुख्य लाभ क्या रहता है? तो एज कंप्यूटिंग के अगर लाभ की बात करते हैं तो ये क्या लाभ देता है, इनहैंस डिवाइस सिक्योरिटी, डिवाइस की सिक्योरिटी को बढ़ावा देता है। तो डिवाइस की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए क्या होता है, साइबर सिक्योरिटी होता है एक तरीके से, जिसे टर्म बोलते हैं हम। सिंप्लीफाइड डिवाइस मैनेजमेंट, ये डिवाइस मैनेजमेंट को सिंप्लीफाइड कराता है। या रिड्यूस लेटेंसी या इंक्रीज डाटा स्टोरेज, तो इसकी विशेषता है एज कंप्यूटिंग का जो सबसे बड़ा लाभ है कि ये रिड्यूस लेटेंसी, ये लेटेंसी को क्या कर देता है, कम कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ वेरिएबल आईओटी डिवाइस? निम्नलिखित में से कौन सी एक वेरिएबल या पहनने योग्य आईओटी डिवाइस है वो आईओटी डिवाइस लेकिन पहनी जाती है, तो पहनी क्या जाती है, स्मार्ट रेफ्रिजरेटर पहना जाता है, गलत है। होम सिक्योरिटी कैमरा, गलत है। वही स्मार्ट थर्मोस्टेट, नहीं, गलत है। फिटनेस ट्रैकर, तो फिटनेस ट्रैकर क्या किया जाता है, पहना जाता है। जैसे कि आप ले सकते हैं एग्जांपल के लिए क्या, स्मार्ट वॉच हो गया, स्मार्ट ब्रेसलेट हो गया। तो इस तरीके से स्मार्ट वॉच क्या है, एक फिटनेस ट्रैकर है जो क्या है, आईओटी डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज MQTT स्टैंड फॉर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आईओटी? आईओटी के संदर्भ में यह एक तरीके से आईओटी के रेफरेंस में जो MQTT दिया गया है इसका फुल नेम क्या होता है? तो जैसा कि इसका फुल नेम होता है मैसेज पिंग टेलीमेंट्री ट्रांसपोर्ट। तो MQTT का फुल नेम मैसेज पिंग एलिमेंट्री ट्रांसपोर्ट है। और यह किस लेयर पर काम करता है? तो यह एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। अभी हमें ध्यान रखना है कि MQTT जो है वो किस लेयर का प्रोटोकॉल है, यह OSI मॉडल के एप्लीकेशन लेयर पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट चैलेंज इन इम्प्लीमेंटेशन आईओटी सॉल्यूशन? आईओटी समाधानों को लागू करने में इनमें से कौन सी चुनौती नहीं है? तो अगर हम आईओटी को लागू कर रहे हैं तो उसमें हमें कौन सी चुनौती नहीं मिलती है? लैक ऑफ प्रोसेसिंग पावर इन डिवाइसेस, या स्टैंडर्डाइजेशन एंड इंटरऑपरेबिलिटी, डिवाइस के स्टैंडर्डाइजेशन एंड उसकी इंटरऑपरेबिलिटी,
ये एक प्रकार से चुनौती हो जाती है कि एक डिवाइस दूसरे डिवाइस के साथ में क्या होना चाहिए, इंटरऑपरेबल होना चाहिए, कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा क्या हो रहा है कि एक जो सॉफ्टवेयर है वो जिस रिक्वायरमेंट को चाहता है एक तरीके से उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट हमारा हार्डवेयर पूरा ही नहीं कर रहा है, तो ऐसे में वो सॉफ्टवेयर क्या होता है उस हार्डवेयर पर रन नहीं हो पाता है। तो इस तरीके से क्या है वो एक दूसरे के साथ में कंपैटिबल नहीं है, इंटरऑपरेबल नहीं है। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा। दूसरा, डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, को सुरक्षित करना तथा उसे सिक्योर रखना, यह भी एक तरीके से क्या है हमारे लिए चुनौती रहती है कि जो भी हमारा IoT इकोसिस्टम का डेटा रहेगा वो पूरी तरीके से सिक्योर होना चाहिए। कैसे सिक्योर किया जाए? लिमिटेड नेटवर्क कवरेज, लिमिटेड नेटवर्क कवरेज हो सकता है, यह भी एक प्रकार से क्या हो सकता है, एक हमारे लिए चुनौती हो सकती है। लेकिन लैक ऑफ प्रोसेसिंग पावर इन डिवाइसेस, यह तो कोई चुनौती नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द मैन पर्पस ऑफ गेटवे इन द IoT नेटवर्क? IoT नेटवर्क में गेटवे का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जैसे कि अगर हम देखते हैं IoT में क्या कनेक्ट किया जाता है, गेटवे, गेटवे क्या करेगा? टू कंट्रोल एक्चुएटर, एक्चुएटर को कंट्रोल करने का काम करता है? नहीं। टू प्रोसेस एंड एनालाइज डेटा, डेटा को प्रोसेस एंड एनालाइज करेगा, तो ये कौन करता है? जिसे हम एनालिसिस टूल करते हैं कहते हैं, ये कौन होता है? तो इसे कहते हैं एनालिसिस टूल। एनालिसिस टूल का ये काम होता है डेटा को प्रोसेस करना और उसे एनालाइज करना, जिसे हम बिग डेटा एनालिसिस भी कहते हैं। टू प्रोवाइड वायरलेस कम्युनिकेशन, वायरलेस कम्युनिकेशन किसका काम होता है? वायरलेस टेक्नोलॉजी का काम होता है, जैसे कि वाईफाई, ब्लूटूथ, जिगबी, एक्सटर्न, इस तरीके की। टू कलेक्ट एंड ट्रांसमिट डेटा बिटवीन डिवाइस एंड द क्लाउड, तो जो गेटवे का मुख्य काम होता है वो क्या काम रहता है? टू कलेक्ट एंड ट्रांसमिट डेटा, डेटा को क्या कीजिए? कलेक्ट कीजिए एंड उसे ट्रांसमिट कीजिए। कहाँ ट्रांसमिट कीजिए? डिवाइस और क्लाउड, क्लाउड के बीच में, जो उनके बीच में ट्रांसमिशन हो रहा है उस ट्रांसमिशन को कंट्रोल कीजिए। ठीक वैसे ही जैसे कि इधर से क्या है, कई सेंसर लगे हुए हैं और ये सारे सेंसर कहाँ से? एक ही क्लाउड से कनेक्ट है। तो ऐसे में यहाँ पर बीच में क्या कर दिया जाएगा? गेटवे लगा दिया जाएगा। गेटवे से क्या होगा? ये इन सेंसरों से गेटवे डेटा कैप्चर करता रहेगा और कैप्चर करते हुए कहाँ भेजता रहेगा? क्लाउड पर भेजता रहेगा। तो इस तरीके से डी ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स एप्लीकेशन? इनमें से कौन सा इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स एप्लीकेशन का एग्जांपल है? सेल्फ ड्राइविंग कार, एसेट ट्रैकिंग इन अ फैक्ट्री, स्मार्ट होम लाइटिंग सिस्टम, पर्सनल हेल्थ मॉनिटरिंग डिवाइस। तो इंडस्ट्रियल इंटरनेट नेट ऑफ थिंग्स, यानी कि मान लेते हैं कोई एक इंडस्ट्री है, वो क्या कर रही है? उस इंडस्ट्री के अंदर का जो इकोसिस्टम है वो कैसा है? IoT इकोसिस्टम है। और IoT इकोसिस्टम होने का मतलब सारी चीजें ऑटोमेशन है, चाहे वो सर्विलांस सिस्टम हो, चाहे वो मशीनें हो, सारी चीजें। तो ऐसे में अगर वहां पर सर्विलांस सिस्टम IoT आधारित लगाया गया, क्यों लगाया गया? असेस्ट ट्रैकिंग है ना, फैक्ट्री, फैक्ट्री की जो असेस्ट है या संपत्ति है उनको क्या किया जा रहा है? ट्रैक किया जा रहा है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ये स्पेशली किसके लिए हो जाएगा? IIoT या इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए। व्हाट इज द मेजर रोल ऑफ डेटा एनालिसिस इन IoT? IoT में डेटा एनालिटिक्स की मुख्य भूमिका क्या होती है? यानी कि जो डेटा एनालिसिस होता है, टूल होता है, ये डेटा एनालिसिस टूल मुख्य रूप से क्या काम करता है? तो जैसा कि टू इनेबल रियल टाइम कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइस, ये रियल टाइम कम्युनिकेशन कराता है। टू कंट्रोल एंड मैनेज IoT डिवाइस, ये IoT डिवाइसों को मैनेज करता है। या टू स्टोर एंड मैनेज डेटा फ्रॉम द IoT डिवाइस, या डेटा को मैनेज और स्टोर करता है। ये टू एक्सट्रैक्ट इनसाइट एंड पैटर्न फ्रॉम IoT डेटा। तो जो एनालिसिस टूल होता है, इस एनालिसिस टूल का काम क्या रहता है? टू एक्सट्रैक्ट, डेटा को क्या करना है? एक्सट्रैक्ट करना तथा जो भी IoT का डेटा है उसे एक्सट्रैक्ट और उसके पैटर्न पर काम करना, एक तरीके से उसका क्या करना? विश्लेषण करना। तो ये किसका काम हो जाएगा? IoT एनालिसिस टूल का काम हो जाएगा या एनालिटिक्स का काम हो जाएगा। जबकि यहाँ पे जो सी में ऑप्शन में दिया गया मैनेज एंड स्टोर डेटा, तो ये किसका काम होता है? ये होता है क्लाउड का काम, कि क्या क्लाउड करे, क्लाउड डेटा को स्टोर करे और उसे मैनेज करे। अगला, विच वायरलेस टेक्नोलॉजी इज कॉमनली यूज्ड फॉर शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन बिटवीन IoT डिवाइस? IoT डिवाइसों के बीच कम दूरी के कम्युनिकेशन के लिए आमतौर पर कौन सी वायरलेस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है? तो कम दूरी के लिए इनमें से कौन सी है? सेलुलर है, वाईफाई है, WLAN यानी कि वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क जो बना रहा है,
या ब्लूटूथ है। तो शॉर्ट रेंज किसकी मिल जाएगी? ब्लूटूथ की शॉर्ट रेंज मिल जाती है, क्योंकि ये क्या बनाता है? ये पैन यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क क्रिएट करता है, जबकि WLAN एक वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क है। सेलुलर भी क्या करता है? यह भी एक लैन बनाता है, वो वाईफाई लैन भी बनाता है, जबकि अगर हम सेलुलर को देखते हैं तो ये क्या करता है? मैन को एस्टैब्लिश करता है, मैन या वैन को एस्टैब्लिश करता है। तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो सबसे कम दूरी का नेटवर्क या सबसे छोटा नेटवर्क कौन सा होता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। और वो नेटवर्क कौन बना रहा है? ब्लूटूथ जैसे कि। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द यूनिक आइडेंटिफायर असाइन्ड टू ईच आईओटी डिवाइस? हर आईओटी डिवाइस को दिए गए यूनिक आइडेंटिफायर को बताने के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है? यानी कि आईओटी में जितनी भी डिवाइसें लगी होती हैं, हर एक डिवाइस का क्या होता है? एक यूनिक आइडेंटिटी होती है। अब वो जो यूनिक आइडेंटिटी है वही क्या है? यूनिक आइडेंटिफायर है। तो उससे हम क्या कहते हैं? यूआरएल कहते हैं, या मैक एड्रेस कहते हैं, या आईपी एड्रेस कहते हैं, या हम यूयूआईडी यानी कि यूनिवर्सल यूनिक आइडेंटिफायर कहते हैं। तो हम उसे कहते हैं यूनिवर्सल यूनिक आइडेंटिफायर। यूआरएल का किसे कहा जाता है? तो ये किसी स्पेसिफिक वेब पेज का एड्रेस होता है, यानी कि वेब पेज को दिए गए यूनिक एड्रेस को यूआरएल कहा जाता है। जबकि मैक एड्रेस क्या होता है कि कंप्यूटर के अंदर जो एनआईसी, कंप्यूटर में क्या होता है? एक जो एनआईसी कार्ड यानी कि नेटवर्क इंटरफेस, तो कंप्यूटर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को सौंपे गए यूनिक नंबर को मैक एड्रेस कहा जाता है। जबकि नेटवर्क से जुड़े हुए कंप्यूटर के यूनिक एड्रेस को क्या कहा जाता है? तो नेटवर्क से जुड़े हुए कंप्यूटर के यूनिक एड्रेस को कहा जाता है आईपी एड्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेयर इन द आईओटी प्रोटोकॉल स्टैक? निम्नलिखित में से कौन सी लेयर आईओटी प्रोटोकॉल स्टैक की लेयर नहीं होती है? तो कौन सी लेयर ऐसी है जो आईओटी प्रोटोकॉल स्टैक में नहीं पाई जाती है? अब जैसे कि अगर हम देखते हैं आईओटी प्रोटोकॉल स्टैक में कौन-कौन सी लेयर हमें यहाँ पर नहीं मिलती है? एप्लीकेशन लेयर भी मिल जाती है। एप्लीकेशन लेयर के साथ-साथ में अगर हम देखते हैं तो ट्रांसपोर्ट लेयर भी मिल जाती है, डाटा फिजिकल लेयर भी मिल जाती है, डेटा लिंक लेयर नहीं मिलती है। अब डेटा लिंक लेयर किसमें नहीं मिलती है? यह भी हमें जानने की आवश्यकता है। जैसे कि आईओटी प्रोटोकॉल स्टैक पूछा गया है, तो आईओटी प्रोटोकॉल स्टैक यानी कि जिससे हमने पढ़ा था कि टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल स्टैक, टीसीपी/आईपी मॉडल जो होता है, और उस टीसीपी आईपी मॉडल जो होता है इसमें लेयर्स की संख्या कितनी होती है? तो 4 लेयर होती हैं। तो इसके अंदर कितनी लेयर पाई जाती हैं? 4 लेयर पाई जाती हैं। और 4 लेयर 4 टाइप नहीं, यानी कि एक टीसीपी आईपी सूट जो होता है, टीसीपी आईपी सूट होता है, और दूसरा कौन सा होता है? ओएसआई मॉडल होता है। तो अगर हम ओएसआई मॉडल में देखते हैं, ओएसआई मॉडल में तो 7 लेयर पाई जाती हैं। 7 लेयर कौन-कौन सी पाई जाती हैं? वही टीसीपी आईपी मॉडल को अगर हम देखते हैं तो इसमें केवल और केवल 4 लेयर पाई जाती हैं। 4 लेयर कौन सी पाई जाती हैं? तो जैसे कि यहाँ पर प्रेजेंटेशन लेयर पाई जाती है। तो सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर होती है, फिर उसके बाद प्रेजेंटेशन सेशन के पास बाद में जो होता है वो कौन सा? ट्रांसपोर्ट होता है, नेटवर्क होता है, डेटा लिंक होता है, फिजिकल होता है। डेटा लिंक एंड फिजिकल लेयर। तो इस तरीके से यहाँ पे 7 लेयर मिल जाता है, नहीं है, कई बार इनका ऑर्डर पूछ लिया जाता है, तो हमें ऑर्डर क्लियर रखना है कि सबसे पहली लेयर कौन सी होती है? तो फर्स्ट लेयर जो है वो फिजिकल लेयर होती है, दूसरी लेयर डेटा लिंक लेयर होती है, तीसरी नेटवर्क है, चौथी ट्रांसपोर्ट है, पांचवी सेशन है, 6 नंबर की जो लेयर है वो प्रेजेंटेशन है, और 7 नंबर की लेयर जो है वो एप्लीकेशन है। कई बार अगर इनको याद करने में समस्या हो रही है, इसके लिए शॉर्ट ले सकते हैं एपीएसटी, एनडीपी। और वही अगर हम टीसीपी/आईपी मॉडल में देखते हैं तो यहाँ पर 4 लेयर पाई जाती हैं। कौन-कौन सी 4 लेयर पाई जाती हैं? तो हमें एक मिल जाती है एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर के साथ-साथ में अगली जो मिल जाती है वो हमें ट्रांसपोर्ट लेयर मिल जाती है, और ट्रांसपोर्ट लेयर के साथ-साथ में हमें जो मिल जाती है वो इंटरनेट लेयर मिल जाती है, तथा अगली जो है वो हमें नेटवर्क इंटरफेस लेयर मिल जाती है। तो नेटवर्क इंटरफेस लेयर मिल जाती है। तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो इस मॉडल के अंदर हमें कौन सी लेयर यहाँ पे नहीं मिल रही है? एप्लीकेशन लेयर भी है, डेटा लिंक लेयर भी है, ट्रांसपोर्ट लेयर भी है, फिजिकल लेयर भी है, डेटा लिंक लेयर नहीं मिल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ डिजिटल ट्विन इन आईओटी?
आईओटी में डिजिटल ट्विन का उद्देश्य क्या होता है, या डिजिटल ट्विन का मतलब क्या होता है? टू प्रोवाइड अ वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फिजिकल ऑब्जेक्ट और सिस्टम टू प्रोसेस एंड एनालाइज आईओटी डेटा टू इनेबल secure communication between IoT device to control एक्चुएटर इन रियल टाइम। तो यहाँ पर जो डिजिटल ट्विन होता है, इस डिजिटल ट्विन का मतलब होता है टू प्रोवाइड अ वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट और सिस्टम। किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट या सिस्टम का क्या कराना, वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन कराना ही क्या कहलाएगा, डिजिटल ट्विन कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वायरलेस टेक्नोलॉजी इज कॉमनली यूज्ड फॉर नियर फील्ड कम्युनिकेशन। निम्नलिखित में से नियर फील्ड कम्युनिकेशन के लिए आमतौर पर किस वायरलेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है? तो नियर फील्ड कम्युनिकेशन, इसके क्वेश्चन में ही आंसर दिया गया, जिससे थॉर्ड में क्या कहा जाता है, एनएफसी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो व्हाट इज द रोल ऑफ एक्चुएटर, रोल ऑफ एक्चुएटर इन आईओटी सिस्टम। आईओटी सिस्टम में एक्चुएटर की क्या भूमिका रहती है? टू सेंस एंड मेजर इन्वायरमेंट डेटा। तो सेंस एंड मेजर करना किसका काम होता है? वो सेंसर का काम होता है, ना कि एक्चुएटर का। टू प्रोसेस एंड एनालाइज डेटा किसका काम होता है? तो प्रोसेस एंड एनालाइज डेटा ये जो काम होता है वो रहता है क्लाउड का काम होता है। कि क्या कीजिए इसे क्लाउड यहाँ पर टू कंट्रोल एंड मैनिपुलेट फिजिकल ऑब्जेक्ट और सिस्टम। तो जो एक्चुएटर होता है, एक्चुएटर का काम आ जाता है टू कंट्रोल एंड मैनिपुलेट फिजिकल ऑब्जेक्ट। जो फिजिकल ऑब्जेक्ट हैं उन्हें कंट्रोल कीजिए, मैनिपुलेट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ स्मार्ट सिटी एप्लीकेशन यूजिंग आईओटी। निम्नलिखित में से कौन सा आईओटी इस्तेमाल करने वाले स्मार्ट सिटी एप्लीकेशन का उदाहरण है? तो स्मार्ट सिटी में निम्नलिखित में से किसका यूज किया जाता है? स्मार्ट सिक्योरिटी होम सिक्योरिटी सिस्टम या होम सिक्योरिटी सिस्टम। तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा? तो ये आ जाएगा स्मार्ट होम की टर्म के अंतर्गत। पर्सनल फिटनेस ट्रैकर कितने किसके अंतर्गत आ जाएगा? तो ये आ जाएगा स्मार्ट वीरेबल, स्मार्ट वीरेबल के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन जो ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है वो कहाँ चला जाएगा? सिटी में चला जाएगा। तो ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आएगा। व्हाट इज द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ फॉग कंप्यूटिंग इन आईओटी। आईओटी में फॉग कंप्यूटिंग का मुख्य लाभ क्या रहता है? इनहैंस स्केलेबिलिटी, ये क्या करता है? स्केलेबिलिटी को इनहैंस करता है। या रिड्यूस डेटा स्टोरेज रिक्वायरमेंट, डेटा स्टोरेज की आवश्यकताओं को कम कर देता है। या लोअर लेटेंसी एंड रियल टाइम प्रोसेसिंग, तो या इम्प्रूव डिवाइस बैटरी लाइफ। तो यहाँ पर जो फॉग कंप्यूटिंग होता है उसकी विशेषता होती है, या इससे क्या ये क्या काम करता है? तो ये लो लेटेंसी एंड रियल टाइम प्रोसेसिंग पर काम कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोटोकॉल यूज फॉर डिवाइस डिस्कवरी इन आईओटी। आईओटी में डिवाइस डिस्कवरी के लिए इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया जाता है? एसएनएमपी या सीओएपी या एमक्यूटीटी या एसटीटीपी। तो जैसा कि डिवाइस डिस्कवरी के लिए जो प्रोटोकॉल यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है सीओएपी, जिसका फुल नेम होता है कांस्टेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। और ये किस लेयर का प्रोटोकॉल है? ओएसआई की कौन सी लेयर पे काम करता है? तो यह भी एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है, या ये एप्लीकेशन लेयर पर काम करता है। ठीक उसी तरीके से एमक्यूटीटी भी किस लेयर का प्रोटोकॉल है? एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। एचटीटीपी एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। इसी तरीके से एसएमएनपी ये भी एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द मेन कंसर्न रिगार्डिंग प्राइवेसी एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ आईओटी। आईओटी के संदर्भ में प्राइवेसी को लेकर के मुख्य चिंता क्या है? नेटवर्क कनेक्टिविटी इशू, अनऑथराइज्ड एक्सेस टू डिवाइस, डेटा थेफ्ट एंड मिसयूज, या डिवाइस मालफंक्शन। तो यहाँ पर जो हमारी सबसे बड़ी चिंता रहती है आईओटी के संदर्भ में, प्राइवेसी को लेकर के जो चिंता रहती है वो चिंता रहती है कि हमारा जो डेटा है वो चोरी ना हो जाए और उसका मिसयूज ना किया जाए। तो यही चिंता रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं व्हाट इज द यूज ऑफ माइक्रो कंट्रोलर इन आईओटी डिवाइस। आईओटी डिवाइस में माइक्रो कंट्रोलर का क्या उपयोग होता है? टू प्रोसेस एंड एनालाइज डेटा, टू कंट्रोल एंड मैनेज सेंसर एंड एक्चुएटर, टू एस्टैब्लिश वायरलेस कम्युनिकेशन, टू प्रोवाइड अ यूजर इंटरफेस। तो यहाँ पे यूज नहीं, यूजर इंटरफेस। तो जैसा कि यूजर इंटरफेस नहीं प्रोवाइड करता है यह भी गलत है। प्रोसेस एंड एनालाइज डेटा ये किसका? क्लाउड का है। एस्टैब्लिश वायरलेस कम्युनिकेशन वायरलेस टेक्नोलॉजी का काम है। कंट्रोलर जो माइक्रो कंट्रोलर होता है इसका काम होता है कि जो सिस्टम के कंपोनेंट है उन्हें क्या कराना है, जिस कंपोनेंट के साथ में जुड़ा हुआ है या जिनको इससे एक्सटेंशन दिया गया है
उसे कंट्रोल करना है तो वो आ जाएगा कि ये सेंसर और एक्चुएटर को कंट्रोल करने का काम करता है कौन? माइक्रो कंट्रोलर। और जैसा कि अगर हम माइक्रो कंट्रोलर की बात करते हैं तो माइक्रो कंट्रोलर एक प्रकार से ये बोल सकते हैं कि ये क्या होता है, एक मिनी कंप्यूटर होता है जिसके अंदर क्या होता है, एक सिंगल चिप पर ही जितने भी आवश्यक कंपोनेंट होते हैं जैसे कि इनपुट पोर्ट, आउटपुट पोर्ट, मेमोरी, प्रोसेसिंग, ये सारी चीजें इसके अंदर दी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है which of the following is a potential challenge in the development of large scale IoT network? बड़े पैमाने पर IoT नेटवर्क को लागू करने में इनमें से कौन सी एक संभावित चुनौती है? जैसे कि अगर हम एक बड़े पैमाने पर एक बड़े तौर पर एक नेटवर्क को IoT नेटवर्क लागू कराना चाहते हैं तो वहां पर हमारे लिए जो एक प्रकार से चुनौती आती है वो सबसे बड़ी चुनौती कौन सी हो जाती है? लिमिटेड बैंडविड्थ अवेलेबिलिटी या स्टैंडर्डाइज्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल या डिक्रीज सिक्योरिटी रिस्क या हाई एनर्जी एफिशिएंसी ऑफ डिवाइस। तो ये आ जाता है लिमिटेड बैंडविड्थ अवेलेबिलिटी। तो जैसा कि आज की क्लास में हम इतने ही क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन को ही डिस्कस करते हैं। बाकी के जो क्वेश्चन होंगे वो हम इसी तरीके से अगली क्लास में बात करेंगे उनके बारे में।